Hello students, welcome back to chemistry class. Today I will explain you electronic configuration of elements from atomic number 21 to 30. These elements are also called as transition elements and their electronic configuration is little bit tough. So please watch the video carefully. So let us start our topic, that is how to write electronic configuration of elements from atomic number 21 to 30. Students, in previous video I had explained you how to write electronic configuration of elements from atomic number 1 to 20. वो बहुत ही सिंपल था क्योंकि उसके अंदर जो है हमने केवल कौन से ऑर्बिटल्स यूज़ में लिए थे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एंड 4s। यानी हमने केवल जो ऑर्बिटल यूज़ में लिए थे उसमें या तो s ऑर्बिटल्स थे या p ऑर्बिटल्स थे। अब जो हम करेंगे उसमें d ऑर्बिटल्स आएंगे और उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या d ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो d ऑर्बिटल में शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा कहीं कहीं यहाँ पर टफ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको चीज़ अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एटॉमिक नंबर्स लिख रही हूँ। क्या लिखूँगी? 21, 22, 23, 24, 24 को मैं नहीं लिख रही। 24 के बाद मैंने यहाँ लिख दिया 25, फिर उसके बाद 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, फिर मैं 29 नहीं लिख रही और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 30। ठीक है, जो 21 एटॉमिक नंबर है वो होता है स्कैंडियम का, 22 होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 25 होता है मैग्नीज का, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकल का और 30 होता है जिंक का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में से 2 एटॉमिक नंबर क्यों छोड़ दिए। एक्चुअली वो जो एटॉमिक नंबर है 24 यानी क्रोमियम और 29 यानी कॉपर, दे विल शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इन नियमों से थोड़ा हट के अपना क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, इसलिए मैं उसको इस वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्कैंडियम से। हम टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कितने फिल करने हैं? 21 फिल करने हैं। तो 21 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए मैं अपना हिसाब लगाना शुरू करती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 4 और 6 इसमें आ गए यानी 10 और 2 इसमें आ गए यानी 12, फिर उसके बाद में 6 इसमें आ गए यानी 18 और फिर 2 इसमें आ गए 20, यानी 4s तक तो हाउसफुल है। 4s तक सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो मैं 4s के बाद किसके पास जाऊं? 4s के बाद में ऊपर जाते हैं तो किसकी बारी आती है? 3d की। यानी अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 3d में जाएंगे। हमें पता है d सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxyz, dyz, dzx, dzs स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 5। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो 2 × 5 कितने हो गए? 10। यानी d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने काम की। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो गए हमारे 20। इसके बाद हम जाएंगे 3d में और मैं यहाँ क्या लिख दूँगी? 3d1। ठीक है, अब क्या है कि इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हमें क्या लगता है? टाइम लगता है। तो हम इसको एक शॉर्टकट मेथड ले लेते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जल्दी लिख पाएंगे। एक्चुअली ये यहाँ तक हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यहाँ तक, यानी कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए? 10 और 2 कितने हो गए? 12 और 6 कितने हो गए? 18। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नोबल गैस के होते हैं। किसके होते हैं? आर्गन के। तो हम
यहाँ पर ये इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर सिंपली क्या लिख देंगे, आर्गन लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि हमारे को स्पेस की कमी भी ना रहे और दूसरा हम एग्ज़ाम में जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। तो मैं अब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय मैं यहाँ पर अब क्या लिख रही हूँ, 18 आर्गन। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 4s2 3d1। ठीक है, तो 18 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 20, और 1 कितने हो गए 21 हो गए। हाँ भी बात समझ में आ गई है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रब करती हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ बनाती हूँ आपको सिंपल एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। कैसे लिखूँगी, 18 आर्गन। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया अपना, 4s2 एंड 3d1। ठीक है, अब हम जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। यानी मैं यहाँ क्या बनाऊंगी, 4s, और यहाँ मैंने क्या बनाया 3d, और 3d में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और d में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, टाइटेनियम के पास चलते हैं। 18 आर्गन तो एज सच रहेगा, 4s में भी ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ d में ही तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बताओ यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, 3d2। अच्छा, इसको याद करने का एक और आसान तरीका है, 21 में 1 आ रहा है तो 3d1 है, 22 में 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3d2, 23 में 3 आ रहा है तो बोलो क्या आ जाएगा, 3d3। 18 आर्गन, 4s2 3d3। अगले में 18 आर्गन, 4s2 3d5। 25 का 5 है तो यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। अगले में क्या आ गया, 18 आर्गन, 4s2 3d। 26 में 6 है तो यहाँ क्या आ गया, 6। अगले में 18 आर्गन, 4s2 3d7। 7 है तो यहाँ भी 7 आ गया। अगले में 18 आर्गन, क्या आ जाएगा, 4s2 3d8। और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, 18 आर्गन। ठीक है, 4s2, टोटल कितने हो गए, 20। अब हमें 10 और चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, 3d10। बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऑर्बिटल पिक्चर में क्या है, 4s तो आपका ऐसे ही चलता जाएगा सब में। 3d में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। इसमें कितने हो गए, 2। हुंड्स रूल फॉलो करते जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 3। इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया विद पैरेलल स्पिन, तो अब हम पेयरिंग शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5, और ये क्या आ गया, 6। 1 2 3 4 5 6, और ये क्या आ गया, 7। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 हो गए। अब हम इनमें देख लेते हैं कि कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1, टाइटेनियम में हो गए 2, वेनेडियम में हो गए हमारे 3, मैग्नीज में हमारे हो गए 5,
उसके बाद में आयरन के अंदर हो गए 1 2 3 4, उसके बाद कोबाल्ट के अंदर हो गए 1 2 3, निकल के अंदर हमारे हो गए 2 और जिंक के अंदर हमारे हो गए 0। तो इस तरह से हमने इनके क्या निकाल लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम उन दो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। कौन है वो? क्रोमियम एंड कॉपर। तो चलो अब हम उनको देखते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे लिखना है। तो इसको हम समझा सकते हैं दो कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है ये इसका रीज़न। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है सिमेट्री, और दूसरा आता है एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री का कंसेप्ट क्या कहता है कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर कोई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकल भरे हुए हैं तो वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करेंगे जो सिमेट्रिकल होगा, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये है कि जब डी और के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, और जब भी वो पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली फुल फिल्ड होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है और उसकी वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। और अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्टेबल होता है, यानी सिमेट्रिकल होता है। यानी कि वो ऑर्बिटल्स जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हों या फुल फिल्ड हों तो वो सिमेट्रिकल होते हैं, उसकी वजह से स्टेबल होते हैं, और उनकी एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो चीज़ स्टेबल होती है वही, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई चीज़ या एलिमेंट स्टेबल हो जाए तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक होता है। ठीक है, तो अब हम इस केसेस में देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने कहा कि भाई हमने अपने ऑफ-बो रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करे और हमने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो गलत हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए पहले हम इसका क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये 4s, और ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, 4d। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और 4d में कितने आ गए, 4 आ गए भाई। ठीक है, अब मैं ये कहूँगी कि ये वाला जो d ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिकल? क्योंकि इसके 4 ऑर्बिटल्स में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसके सभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये कैसा हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक्चुअली 4d नहीं होगा, ये क्या होगा आपका 3d होगा। ठीक है, तो एक्चुअली 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये 3d जो है वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से अपने में क्या करवा लेगा, ट्रांसफ़र करा लेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए अगर, तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4s में कितने रह गए 1 और 3d में कितने हो गए 5। और जब हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो इसके अंदर क्या सीन आया भाई, देखो क्या सीन हुआ, 1 1 2 3 4 और ये क्या हो गए 5। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिमेट्रिकल लग रहा है या ये सिमेट्रिकल लग रहा है? इट इज़ मोर सिमेट्रिकल एंड हेंस मोर स्टेबल। ठीक है, और यहाँ पे जो ये d ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10। तो ये एग्जैक्टली कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया।
ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और अगर ये सिमेट्रिकल हो गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, इसलिए क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ठीक होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो गलत हो गया। हालांकि वो रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहा था, फिर भी गलत हो गया। कौन से कंसेप्ट पर, स्टेबिलिटी के कंसेप्ट पर। ठीक है, अब यदि हम इसके अंदर देखें कॉपर के केस में, तो वहाँ भी सेम केस आ रहा है। अगर मैं इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बताओ वो कितना आ जाएगा, 18 आर्गन, क्या आ जाएगा, 4s2 3d9। ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाती हूँ तो बताओ वो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा आएगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम इसका ऐसा आ जाएगा। ये अब आप देखो कि ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली फुलफिल्ड। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 आर्गन 4s1 3d10। तो ये कैसा हो गया हमारा, फुलफिल्ड। और फुलफिल्ड होकर के ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल होकर ये क्या हो गया, स्टेबल। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये था हमारा इसके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अब हमें अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज़ करो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहती हूँ क्रोमियम का, क्रोमियम +3 का लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगी, +3। ठीक है, तो +3 करने के लिए इसका क्या मतलब हुआ, क्रोमियम +3 का मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास में, 24 थे। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 21 बचे। ठीक है, तो अब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो हमें 21 का नहीं लिखना भाई। अगर हम 21 का डायरेक्टली लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये तो हमने सिर्फ ये देखा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 21। हमें पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, पहले हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, क्रोमियम का लिखेंगे। उसके बाद हम उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है ये, 18 आर्गन 4s1 3d5। अब हमें क्या करने हैं, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव करेंगे, एक बात सोचो जरा कि ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे आसान होगा, बाहर वाले को, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो यहाँ पर भी हमें 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या 3d में से, क्योंकि ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या 3 का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ऑब्वियसली 4 का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, 4s में से। लेकिन 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल दिया। अब हमें और कितने निकालने हैं, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम किस में से निकालेंगे, 3d में से निकाल लेंगे। यानी अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +3 का क्या आ जाएगा, 18, क्या सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ जाएगा आर्गन 18 4s0 3d3। ठीक है,
यानी अगर मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊंगी तो वो ऐसे बनेगा। ये तो दो, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, ये हो गया 4s और ये हो गया 3d। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कॉपर +2 का लिखना है हमको। ठीक, तो हम पहले कॉपर का लिखेंगे। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम लास्ट शेल में से निकालेंगे। तो 4s और 3d में से सबसे बाहर कौन सा होगा, 4 नंबर का होगा। तो हम पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, 4s में से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम किस में से निकालेंगे, 3d में से। तो देखो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बन जाएगा, आर्गन 4s0 3d 9। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाती हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम बनाती हूँ, तो वो किस तरह से आएगा। यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 9। तो बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 1। और क्रोमियम +3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए थे, 3। तो ये तो बात हुई कैटायंस की। कैटायंस में हमें क्या करना है, जितना भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करना है। लेकिन पहले हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, उसके बाद हम आउटर मोस्ट शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फिर हम अंदर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एनायन का। ठीक है, अब एनायन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक सिंपल सा एनायन ले लेते हैं। सपोज़ करो मैंने O-2 ले लिया, O-2, जिसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, 8। तो पहले हमने, अगर हमें O-2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले हमें किसका लिखना पड़ेगा, O का लिखना पड़ेगा। तो O का क्या हो जाएगा हमारा, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। और अगर मैं ऑर्बिटल पिक्चर बनाती हूँ तो ये इस तरह से बन जाएगी। ये हमारा हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। यानी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -2। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में लेगा, देखो 1s तो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ सकते हैं तो किस में आ सकते हैं, 2p में आ सकते हैं। तो O-2 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये तो किसका था, हमारा O का था। O-2 का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6। और जब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी तो वो किस तरीके का आ जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इसमें और 6 इसमें आ जाएंगे। यानी इसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिए 1 to 30 एलिमेंट्स के। ठीक है, उसमें 2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, क्रोमियम का और कॉपर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है CrCu करके, कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि क्रोमियम में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और जो कॉपर था उसके अंदर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। एंड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर कंपैरेटिवली मोर सिमेट्रिकल एंड हेंस मोर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ कैटायंस और एनायंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बताए। उसमें हमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि पहले हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद यदि वो कैटायन है तो उसमें से हम उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, और यदि वो एनायन है तो हम उसमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और आफ्बो रूल, पाउली रूल, हुंड रूल, ये सारे रूल्स हमें याद होने चाहिए, क्वांटम नंबर हमें आने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेना सीख लेना, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे जा कर के काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ इस चैप्टर का जो ये लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट थी ये आपकी। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अपनी वीडियोस को बार बार देखें, और उसको बार बार देखने से आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड डू स्टडी।